हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। फोर्थ सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर को देखकर। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, आपका जो है एग्जाम जल्द ही होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखें। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर ले, या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को 3 भागों में बांटा गया है। आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, किसी भी एक लैंग्वेज में कंप्लीट आंसर आपको लिखना है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करना है। सेक्शन नंबर ए की बात करते हैं, जिसमें आपके 15 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी है कि प्रश्न नंबर 1 तो आपको करना ही करना है, उसमें आप छोड़ नहीं सकते। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बहरीनी दिनार मतलब BHD, और फिर कनाडाई डॉलर, ठीक है, जो कनाडा का डॉलर है वो, और रूसी रूबल जो कि ये है, के बीच द्विपक्षीय स्पॉट विनिमय दरें निम्नलिखित रूप से उद्धृत की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना, एक प्रकार से हम कहें कि विनिमय दर होती है, जो रेट रखे जाते हैं डॉलर के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है कि भाई 1.5 ये है, फिर 5 ये है, और देन 7 ये है। ठीक है, इस प्रकार से कि BHD किसके इसके मुकाबले इतना है। ठीक है, और या फिर BHD जो रूबल है उसके मुकाबले इतना है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या पूछा गया, यदि कोई अंतर प्रणक 50 रूबल से आरंभ करता है तो उसे अंतर प्रणक के एक दर में कितना लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर यदि कोई अंतर प्रणक जो है 50 रूबल से आरंभ करता है, 50 रूबल से आरंभ करता है, जो कि ये है। ठीक है, से आरंभ करता है, तो अंतरपण के एक दौर में कितना लाभ होगा। यहाँ पे ये 4 वो दिए गए ऑप्शन, कितना लाभ होगा आपको, ये लाभ यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग पैग एक्सचेंज रेट पॉलिसी। यहाँ पे हिंदी में दिखाया गया है कि ट्रैवलिंग पैग विनिमय दर नीति के उद्देश्य क्या है, इसका नीति का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है कि भाई उसका उद्देश्य क्या है। न्यूनतम समायोजन के साथ एक निश्चित विनिमय दर बनाए रखना, मुद्रास्फीति के अंतर को समतुल्य दर और विनिमय दर से अवमूल्यन शक्ति मतलब अवमूल्यन करना, या फिर बाजार की शक्तियों के आधार पर विनिमय दर में स्वतंत्र रूप से उतार चढ़ाव की अनुमति देना, और या फिर लास्ट ऑप्शन है कि आपका सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से विनिमय दर को स्थिर करना है। ये 4 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन आपको चुनना है और उसका आंसर वहां पे सिलेक्ट करना है। आगे बढ़े, तीसरा, पहले क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखें तो मूल्यह्रास के कारण व्यापार संतुलन जे सदृश दिखता है क्यों। कहा में पूछा बताया गया है कि व्यापार संयोजन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक मात्रा प्रभाव एक ही दिशा में गमन करते हैं। ठीक है, कोई भी व्यापार समायोजन है उसमें अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म की जो मात्रा प्रभाव है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक ही दिशा में गमन करते हैं। ये अगर आपको ठीक लगता है तो आपको इसको बताना है, अदरवाइज व्यापार समायोजन के अल्पकालिक मात्रा प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार मूल्य प्रभाव से अधिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन, तीसरे में ऑप्शन में दिया गया है कि व्यापार समायोजन के अल्पकालिक मात्रा प्रभाव काफी छोटे होते हैं, इस प्रकार कीमत प्रभाव से अधिक नहीं होती है। ठीक है, होते हैं जो कीमत है वो प्रभाव से अधिक नहीं होती। या गा, और या फिर घा में आपसे कहा गया है कि भाई चौथे ऑप्शन में व्यापार समायोजन के दीर्घकालिक मूल्य प्रभाव मात्रा प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। व्यापार समायोजन का जो दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म का जो मूल्य प्रभाव है, ठीक है, वो मात्रा प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर मतलब USD और यूरो के बीच वर्तमान स्पॉट विनिमय दर एक जो डॉलर है वो 0.90 यूरो है। ठीक है, ये मान लीजिए कि $1 0.90 यूरो के बराबर है। अब 3 महीनों की अग्रिम विनिमय दर जो है वो है $1 इज इक्वल टू 0.88 यूरो। ठीक है, ये मानिए
यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछी गई हैं उससे रिलेटेड, अगर हम उन्हें देखें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो डैश पर उपलब्ध है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो यूरो है वो कितने पर उपलब्ध है, ये आपको यहाँ पे बताना है डैश पर। ठीक है, काम में आपको ऑप्शन दिया है 8.88% का अग्रिम प्रीमियम पे अवेलेबल है। खा में पूछा गया 8.88% की अग्रिम छूट पर अवेलेबल है। दूसरे में पूछा गया 6.88% की अग्रिम छूट पर अवेलेबल है। और फिर घ में आपसे पूछा गया 6.88% अग्रिम प्रीमियम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि जी भाई एक प्रकार से जो $1 इज इक्वल टू 0.88 है 3 महीनों के बाद। ठीक है, तो अब क्या है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो यूरो है वो किस उस पर अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है चौथा। अब पांचवे को देखते हैं। टोक्यो में एक निवेशक टोक्यो और न्यूयॉर्क के बीच कवर्ड ब्याज अंतर प्रण पर विचार कर रहा है। निवेशक निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है। ठीक है, जो एक प्रकार से टोक्यो में एक निवेशक है, इन्वेस्टर है, जो कि टोक्यो और जो न्यूयॉर्क है उनके बीच में क्या करता है, कवर्ड ब्याज अंतर प्रणय के ऊपर क्या कर रहा है, विचार करता है और वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है। टोक्यो में 3 महीनों के ट्रेजरी बिल पर उपलब्ध 2% जो बिल है, बिल पर ब्याज 2% प्रति वर्ष है। फिर न्यूयॉर्क में जो 3 महीनों पर ट्रेजरी बिल है, उस पर जो ब्याज दर है वो 3% वार्षिक है। मतलब हम कहें कि साल में 3% न्यूयॉर्क में है और 2% टोक्यो में है। ठीक है, स्पॉट विनिमय दर जो है वो ये है। 3 महीनों के अग्रिम विनिमय दर क्या है, ये है। प्रतिवर्ष प्रतिशत में प्रतिशत में कवर्ड ब्याज आर्बिट्रेज मार्जिन जो है CIAM क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से CIAM क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है, देन उसको यहाँ पे टिक करना है। पांचवा हो जाता है। छठे को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण क्रय शक्ति समता सिद्धांत की सीमा नहीं है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा क्रय शक्ति समता सिद्धांत की सीमा नहीं है। ठीक है, यह पूंजी खाते की उपेक्षा करता है, गैर व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं पर विचार नहीं करता है। ठीक है, तीसरे में यह परिवहन लागत का हिसाब देने में विफल रहता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि यह सभी स्थितियों में विनिमय दरों दरों की सटीक भविष्यवाणी करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, ये आपको ये बताना है। अब देख लेते हैं सातवें को। पोर्टफोलियो संतुलन दृष्टिकोण में घरेलू देश के मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की मुक्त बाजार में बिक्री का प्राथमिक प्रभाव क्या है। ठीक है, मुक्त बाजार में जो बिक्री है उसका प्राथमिक प्रभाव क्या है, वो आपको ये बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विदेशों में ब्याज दरों की कमी, घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि, विदेशी बाड़ों की बढ़ती मांग, और फिर घरेलू परिसंपत्तियों पर जोखिम प्रीमियम की कमी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से भाई कौन सा है, बिक्री का प्राथमिक प्रभाव क्या है, ये आपको ये बताना है। 7 हो गया। अब देखते हैं 8वें को। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण से जीडीपी अनुपात समय के साथ कैसे परिवर्तित होती है। ठीक है, अगर प्राथमिक जो घाटा है वो शून्य मतलब जीरो है, ठीक है, तो ऋण से जो जीडीपी है उसका अनुपात समय के साथ कैसे परिवर्तित होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह वास्तविक ब्याज दर के समान दर पर घटता है। ये जो है ये क्या है, यह वास्तविक ब्याज दर के समान दर के पर घटता है। दूसरे में पूछा गया है, यह उत्पादन की वृद्धि दर से वास्तविक ब्याज के घटाव का सामना समान दर से बढ़ता है। तीसरे में दिया गया है यह अपरिवर्तित रहता है। और चौथे में दिया गया है यह वास्तविक ब्याज दर के उत्पादन की वृद्धि दर के घटाव के समान बढ़ता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये आपको ये बताना है। 9वें में देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन इन तीनों में फिल होगा। ठीक है, जब तक घरेलू स्तर पर संतुष्ट ना हो पैसे की अतिरिक्त मांग के परिणाम स्वरूप डैश भंडार का या स्थिर विनिमय दरों के तहत डैश भुगतान संतुलन और लचीले विनिमय दरों के तहत डैश होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है वो इन 3 प्लेसेस पे आके फिल होगा, वो आपको यहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कि वर्ष 1 में तमन्या पर वाय का कर्जा हो गया। ठीक है, वर्ष 1 जो है उसमें एक कैरेक्टर है तमन्या, एक प्रकार से 1 साल में तमन्या पर वाय का कर्ज हो गया। इसका इरादा वर्ष 2 में बकाया ऋण को पूरी तरह से चुकाने का है।
ठीक है, जो दूसरा साल है उसमें जो भी लोन उनके ऊपर है वो उनको चुकाना है। ठीक है, डब्ल्यू की ब्याज दर के दृष्टिगत वर्ष 2 में प्राथमिक अधिशेष कितना होना चाहिए। ठीक है, ब्याज जो दर है वो डब्ल्यू के हिसाब से लगाई जा रही है, तो वर्ष 2 है उसमें अधिशेष कितना, जो प्राथमिक अधिशेष है वो कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक है वो चीज निकालने के लिए ये आपको यहाँ पे बताना है। जब बंधक का मूल्य घर के मूल्य से अधिक हो जाता है तो बंधक को डैश कहा जाता है। ठीक है, निंजा, अंडर वाटर, या फिर केशेड या टीजर, ये 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से क्या कहा जाता है बंधक को ये आपको यहाँ पे बताना है। 12वें में कहा गया है कि 12वें क्वेश्चन में कि वर्तमान में $1 के बदले 80 रुपए मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में $1 के बदले 80 रुपए मिलते हैं। इन मुद्राओं को सापेक्ष पीपी सिद्धांत के पालन करने वाला माना जाता है। यदि डॉलर की मुद्रा वाले देश में इस अवधि में 10% मुद्रास्फीति होती है, जबकि मूल रुपए की मुद्रा वाले देश में मुद्रास्फीति में 20% होती है, तो इन विनिमय दर क्या होगी, ये विनिमय दर आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अगर 10% डॉलर वाले देश में और 20% रुपए वाले देश में मुद्रास्फीति होती है तो क्या रेट रहेगा वो आपको यहाँ पे टोटल बताना है। 13वें में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मान लो कि डब्लू धनराशि, डब्लू धन मजदूरी है, और ये जो 8 है प्रति कर्मचारी उत्पादकता है, एक लगाया गया मार्जिन है। ठीक है, मान लीजिए कि ए समान रहेगा तो मूल्य स्तर पर कितना परिवर्तन होगा। ये 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, ये आपको इसमें से एक बताना है कि क्या परिवर्तन होगा, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, फिर ये आपका 12वां था, सॉरी 13वां था, अभी आपका 14वां क्वेश्चन आ जाता है। बैंक ए में 900 रुपए 900 की देनदारी और 1000 रुपए परिसंपत्ति है। बैंक बी में 800 की देनदारी, 1000 रुपए देनदारियां और 1000 रुपए की देनदारियां हैं। ए और बी में पूंजी अनुपात डैश और डैश है, और उनके उत्तोलन जो अनुपात है क्रमांश डैश और डैश। ठीक है, यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ठीक है, 10% से 20% और 10 से 5 ये वाला, या फिर बचे हुए कोई सा भी, जो भी आपको उस समय ठीक लगता है आपको कैलकुलेशन करनी है, देन उसको आपको बताना है। अब हम 15वें वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15वें वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने के लिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, रॉबर्ट लुक्स, फिर जॉन डी टेलर, बैरी रिकॉर्ड प्रभाव और मुंडेल एंड जॉनसन। ठीक है, इसमें से आपको ये 4 बताने हैं। ये हो जाता है। यहाँ पे मिलान करने के लिए ये दिया भी गया है, जैसे पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपको यहाँ पे चुनना है और फिर आपको यहाँ पे बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंपलसरी है, वो आपको करना जरूरी है, और उसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के। अगर हम बात करें, जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, 30 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। मतलब हर एक क्वेश्चन जो कि टिक मार्क का है, या फिर हम कहें कि आपको बताना है कि कौन सा सही है, वो आपका 15 नंबर का है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारा पार्ट बी यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, खंड बी हम कहें, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ द फॉलोइंग 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, आपको क्या करना है, पार्ट बी में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 30 नंबर का आपका ये पेपर होता है। किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन उसके व्यापार संतुलन और कुल मांग को कैसे प्रभावित करता है ये बताना है। अपने उत्तर की व्याख्या करने के लिए एडीएएस फ्रेमवर्क का उपयोग कीजिए। आपका ये जो क्वेश्चन है ये 2 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, डिवाइडेड है, पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है, और उसके बाद आपको एडीएसडी फ्रेमवर्क का उपयोग करके जो आपने उत्तर लिखा है उसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें पूछा गया निरपेक्ष और सापेक्ष क्रय शक्ति, मतलब एब्सोल्यूट, और हम कहे एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, और डिफरेंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव जो वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। सिद्धांत के बीच में जो अंतर है वो आपको यहाँ पे समझाना है। उपरोक्त के अलावा आलोक, उपरोक्त के आलोक में बालासा और सैमुअल्सन प्रभाव की व्याख्या भी आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, 3 और 2 नंबर का है आपका, और ये वाला डायरेक्ट आपका 5 नंबर का। ये वाला क्वेश्चन 2 भागों में बटा चुका है, 3 नंबर का पहला पार्ट बचेगा, दूसरे 2 नंबर का दूसरा पार्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें राइट अ शॉर्ट नोट, आपको टॉपिक दिए गए हैं 2 टॉपिक, उसमें से हर एक टॉपिक को, मतलब दोनों के दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। पहला टॉपिक है आपका मौद्रिक नीति में टेलर का नियम, 3 समीकरणों, आईएसपीसी
एमआर ढांचे में मौद्रिक नियम। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखना है। आपका पहला ये 2 नंबर का है और फिर ये आपका 3 नंबर का है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, चक्रीय रूप से समायोजित घाटे की अवधारणा और राजकोषीय नीति मूल्यांकन में इसका महत्व का वर्णन कीजिए। चक्रीय रूप से समायोजित घाटे के निर्माण के चरण का सापेक्ष उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी आपका दो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 और 2 में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, स्पष्ट कीजिए कि सरकार घाटे में परिवर्तन और उपभोक्ता की प्रतिक्रिया के प्रकार के बारे में रिकॉर्डियन तुल्यता प्रभाव क्या दर्शाती है। ठीक है, ये आपका याद आ रहा है। फिर दीर्घावधि में पूंजी संचय और उच्च सरकारी ऋण के प्रभाव की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ऋण जीडीपी अनुपात समीकरण में बदलाव पर विचार कीजिए। आपके अनुसार किन परिस्थितियों में देश ऋण पुनर्निर्धारण, कटौती या ऋण वापसी का सहारा लेगा? कौन सी ऐसी स्थिति या सिचुएशन है जिसमें जो देश है वो ऋण पुनर्निर्धारण, कटौती या ऋण जो वापसी है उसकी सहारा लेगा? इसके पीछे का तर्क भी स्पष्ट करना है आपको कि देश ऐसे तंत्रों को क्यों चुनेगा जबकि उन्हें इसके परिणाम के बारे में पता होता है। ठीक है, देश ऐसे जो तंत्र है उनको क्यों चुनेगा, क्योंकि देश को तो उनके परिणाम के बारे में पता है कि चुनने के बाद क्या होगा, तो वो देश उनको क्यों चुनेगा आपको ये भी बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक निश्चित विनिमय दर रखने की प्रतिबद्धता मुद्रा भंडार को अंतर्जित बनाती है। मुंडेल मुडेल फ्लेमिंग मॉडल के का आलोक में से इस कथन को क्या करनी है आपको व्याख्या करनी है। जो मुडेल फ्लेमिंग मॉडल है उसके आधार पर आपको एक प्रकार से ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, कथन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि तरलता संजाल स्थिति के दौरान पारंपरिक मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या है और क्यों है। ठीक है, क्या और क्यों है तो आपको ये बताना है। तरलता संचाल संजाल की उपस्थिति में एलएम वक्र प्राप्त कीजिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आपका अब क्वेश्चन नंबर बी जो पार्ट नंबर बी है वो खत्म हो जाता है। पार्ट नंबर सी को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, मतलब ये भी पार्ट आपका 30 नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है जहाँ पे निम्नलिखित के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। 3 टॉपिक दिए गए हैं, तीनों टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणियां लिखनी है। बैगर थाई नेबर नीति, अधिमूल्यन का हिस्टोसिस प्रभाव और वित्तीय संकट का कारण, ये आपको इनके ऊपर क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट में इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। पोर्टफोलियो संतुलन दृष्टिकोण के अनुसार विनिमय दर निर्धारण में पोर्टफोलियो समायोजन की भूमिका की जांच। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन चीजों को। फिर दूसरे में पूछा गया है कि विस्तृत पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल में विदेशी मुद्रा की अपेक्षता, मूल्य वृद्धि और विदेशी ब्रांड पर जोखिम प्रमेय में वृद्धि के निहित निहितार्थ पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है और यहाँ पे आपको भूमिका के ऊपर जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है, डॉर्न बुश द्वारा जो प्रस्तुत किए गए मॉडल के अनुसार जब देश अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धन आपूर्ति का विस्तार करता है तो एक नवीन संतुलन विनिमय दर के समय पथ का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक नवीन जो संतुलन विनिमय दर है उस समय के आपको पथ का क्या करना है, वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है जो कि आपका सीधा 10 नंबर का है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था स्थायी नकारात्मक कुल मांग शॉक से प्रभावित है। समायोजन प्रक्रिया की दर अवधि विस्तृत व्याख्या देने के लिए 3 समीकरण जो मॉडल है उनका उपयोग करके आपको यहाँ पे बताना है। टोटल आपके एग्जाम में आपके 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको एक प्रकार से करना कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको बस टिक मार्क के हैं कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं या फिर कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये चुनना है। फिर आपके क्वेश्चन जो पार्ट बी आ जाता है उसमें आपके थ्योरी रिलेटेड चीजें आ जाती है, न्यूमेरिकल रिलेटेड चीजें भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म हो जाता है। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इशू, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। बीए ऑनर्स 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका यूनिक कोड है। वीडियो कैसे लगे आपको मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, जाइए तीनों जगह पर आप लोग हमसे जुड़िए। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।